नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से प्रवासी अड्डा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके मैसेज, आप सबकी डिमांड पे कि सर नया बैच शुरू करो। तो आज से हमने सीरीज जो है स्टार्ट कर दी है और परीक्षा जो है भर्ती जो है वो नवंबर दिसंबर के माह में होगी, क्योंकि जनवरी में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, आउट हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि दूसरा बैच जो है वो नवंबर दिसंबर में स्टार्ट होगा। तो समय रहते हुए अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। तो आज हम जीके और जीएस की जो है सीरीज को स्टार्ट करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे 25 क्वेश्चनों का। तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, यानी लघु संविधान संशोधन जो है वो संविधान के किस संशोधन को कहा जाता है। तो ये जो है वो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। और यह भी इसके साथ साथ ध्यान रखें, 42वां संविधान संशोधन जो है वो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन जो है वो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 1976 के संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? तो लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। ये मिस टाइप हो गया, लघु संविधान संशोधन क्या है कहा जाता है। इस संविधान संशोधन की मुख्य बात यह ध्यान रखें, इस संविधान संशोधन में जो है 10 मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। संविधान जब लागू हुआ उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था। कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को क्या है जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया था? नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया? नेल्सन मंडेला जो थे वो दक्षिण अफ्रीका के थे। कहां के थे? दक्षिण अफ्रीका के थे। इन्हें भारत रत्न जो है यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार जो है वो कब दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1990 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था। और इसके साथ साथ यह भी नोट कर लें, नेल्सन मंडेला जो है उन्हें दक्षिण अफ्रीका का जो है गांधी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गांधी। दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता था? तो नेल्सन मंडेला को कहा जाता था। भारत रत्न इन्हें कब दिया गया था? 1990 में दिया गया। दूसरा पॉइंट इनका यह भी नोट करें, यह अफ्रीका के जो है दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। कौन थे? अश्वेत राष्ट्रपति। काफी बार पूछा गया यार में अश्वेत राष्ट्रपति जो दक्षिण अफ्रीका के पहले जो थे वो कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था। और पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। और एक इनका यह भी नोट कर ले, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नोबेल पुरस्कार भी क्या है इन्हें दिया गया था। पूछा जाए कब दिया गया था? तो 1993 में इन्हें क्या है नोबेल पुरस्कार दिया गया। और हो सकता है क्षेत्र भी पूछे जाते हैं। तो पूछा जाए क्षेत्र, तो किस क्षेत्र में दिया गया था? तो शांति क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया? शांति क्षेत्र में। कब दिया गया था? तो 1993 में दिया गया। भारत रत्न कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था। और अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला थे। एक इनकी पुस्तक और याद रखना, पुस्तक पूछी जाती है। एक इनकी क्या है? पुस्तक पूछी जाती है, तो वो ध्यान रखना। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक किसकी है? तो वो नेल्सन मंडेला की है, जो काफी चर्चित है, काफी बार पूछी गई है। तो क्लियर है यहां तक। चलिए अगला क्वेश्चन। एक मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए। G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ? देखिए करंट अफेयर की अहम बहुत बड़ी भूमिका रही है। जो 17 अप्रैल को परीक्षा लगी थी, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से पूछे जा रहे थे। तो इसी हिसाब से क्या है, प्रत्येक शिफ्ट में हम जो है करंट अफेयर को ऐड करते चलेंगे। और करंट अफेयर की अच्छे से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल आर्मी स्टडी पॉइंट नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसपे जो है डेली करंट अफेयर डाला जाता है। दोनों लैंग्वेज में डाला जाता है, हिंदी में और इंग्लिश में। तो वो ज्वाइन कर लेना, लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में
दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। जी शिखर सम्मेलन 2023 यानी वर्तमान में जो आयोजन हुआ वो कहां आयोजन हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान में आयोजन हुआ, जापान के हिरोशिमा शहर में। जापान के हिरोशिमा शहर में क्या है 2023 का जो है वो शिखर सम्मेलन यहां आयोजित हुआ था। अब बात करते हैं क्रम की। क्रम भी पूछा जा सकता है, प्रथम भी पूछा जा सकता है। तो क्रम के अनुसार कौन से क्रम का हुआ था संस्करण के हिसाब? तो ये 49वां क्रम था। कौन सा था? 49वां क्रम था। और इसमें जो है दूसरा क्वेश्चन यहां से कौन सा बनता है? वो ये बनता पूछा जाए कि भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? भारत की तरफ से, तो भारत की तरफ से जो है वो प्रधानमंत्री। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाए कि जी शिखर सम्मेलन 2023 में जो है वो भारत की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन में दे दिया जाए लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो किसने की थी? प्रधानमंत्री। व्यक्तिगत अगर आप सबको पता है प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। तो किसने अध्यक्षता की थी? नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की थी। कहां आयोजन हुआ था? तो जापान हिरोशिमा शहर में क्या आयोजन हुआ था? क्रम के अनुसार कौन सा था? 49वां। अब बात करते प्रथम जो है वो कहां आयोजित हुआ था? प्रथम पहली बार जी शिखर सम्मेलन जो है वो फ्रांस देश में आयोजित हुआ था। कहां हुआ था? फ्रांस देश में 1957 में आयोजित हुआ। कब हुआ था? 1957 में फ्रांस देश में यह आयोजित हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखिए। कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? कैलाश सत्यार्थी जो है उनको किस वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2013 में इन्हें प्रदान किया गया था। अगर बात करें क्षेत्र की, क्योंकि क्षेत्र भी पूछा जाता है, अभी पूछा गया था 17 अप्रैल को जो परीक्षा लगी थी उसमें, तो इन्हें शांति क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? सॉरी, शांति क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शांति क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में? शांति क्षेत्र। यहां से एक बात और ध्यान रखें, इनके साथ साथ एक महिला को भी पुरस्कार दिया गया जो काफी चर्चित है, वो थी मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई को भी क्या है 2013 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया था? 2014 में। सॉरी, 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इन्हें भी शांति क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति क्षेत्र में दिया गया था। और ये जो महिला विश्व की सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता महिला वो जो थी वो कौन थी? मलाला यूसुफजई थी, जिन्हें 2014 में 17 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब? 17 वर्ष की आयु में, यानी कि सबसे कम उम्र की महिला जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता वो कौन थी? मलाला यूसुफजई थी। इनका संबंध भी पूछा जा सकता है, तो ये किस देश से थी? तो ये पाकिस्तान। किस देश से थी? पाकिस्तान देश से थी। तो इसके साथ साथ कैलाश सत्यार्थी को भी क्या है शांति क्षेत्र में 2014 में दोनों को एक साथ क्या है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भारत में सर्वप्रथम जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। यह भी ध्यान रखें 1913 में दिया गया। यह भी क्वेश्चन अभी परीक्षा में पूछा गया था। और प्रथम महिला पूछा जाए तो वो मदर टेरेसा को दिया गया था। किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को दिया गया था 1989 में। और रविंद्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था? तो 1913 में। कैलाश सत्यार्थी को कब दिया गया था? कैलाश सत्यार्थी को तो 2014 में दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इनको शांति क्षेत्र में दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर का भी ध्यान रखना, किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति साहित्य क्षेत्र में। और मदर टेरेसा को जो है वो शांति क्षेत्र में दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत से संबंधित है या संगीत का जनक या संगीत से संबंधित है? वेद पूछा गया। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेद से रिलेटेड जो है वो यही पूछा जाता है, शास्त्रीय संगीत से संबंधित या संगीत का जनक या किस वेद का जो संबंध जो है वो संगीत से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद का जो है इन्हें संगीत का क्या है जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद आप सबको पता है, जिसका उल्लेख जो है इसके में किसका उल्लेख मिलता है? तो गायत्री मंत्र का इसमें उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? गायत्री मंत्र का इसमें उल्लेख मिलता है। चलिए आगे, विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? देखिए विनय पिटक जो है उसका धर्म किस से है, किस धर्म से इनका क्या है संबंध है। देखिए क्वेश्चन को समझेंगे, यह एक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। प्रत्येक धर्म का एक अपना ग्रंथ है, तो इसका सबसे पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक।
क्या है, त्रिपिटक जो है एक ग्रंथ है, इसको तीन भागों में क्या है डिवाइड किया है, तीन हिस्सों में क्या इसको विभाजित किया गया है। तो पहला जो है वो विनय पिटक, और दूसरा जो है वो सूत पिटक, क्या है सूत पिटक, और तीसरा जो है वो अभिधम पिटक। ये तीनों जो है तीन भागों में क्या है त्रिपिटक, जो सबसे पवित्र ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, उसको क्या है इन तीनों को क्या है, तीनों को मिलाकर क्या, यह भी बोल सकते हैं कि इन तीनों को मिलाकर क्या है त्रिपिटक ग्रंथ का क्या है निर्माण किया गया है। तो इसका किस धर्म से संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंध है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है मुगल वंश से पहले भारत में किस वंश का शासन था, यानी मुगल वंश या मुगल काल से पहले कौन सा काल था, कौन सा वंश था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोधी वंश था। कौन सा वंश था, लोधी वंश था मुगल वंश से पहले। और लोधी वंश की स्थापना भी याद रखें, बस छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संस्थापक, स्थापना कब, या अंतिम शासक, या प्रथम शासक, हिस्ट्री से क्या है, इतने ही कुछ पूछे जाते हैं। तो इसका संस्थापक जो है वो कौन था, बहलोल लोधी ने किस वंश की स्थापना की थी, तो लोधी वंश की स्थापना की थी। स्थापना कब की थी, तो 1451 में। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखें, इतना ही पूछा जाता है कि संस्थापक कौन थे, तो किसने स्थापना की थी, बहलोल लोधी ने इसकी क्या है स्थापना की थी। अब बात करते हैं मुगल वंश, उसके बाद क्या है मुगल वंश आता है 1526 में। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो बाबर ने की थी। देखिए यहां से 3-4 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई, तो 1526 में। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो बाबर ने की थी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो कि मुगल वंश की नींव किस युद्ध के बाद रखी, या मुगल वंश की स्थापना जो है वो किस युद्ध के बाद हुई। तो देखिए 1526 में जो है पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। किसका, पानीपत का युद्ध लड़ा गया था 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। किन के मध्य, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। ये भी पूछा गया था, अब ऑनलाइन परीक्षा लगी थी इसमें कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन के मध्य हुआ, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य ये युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी जिसमें हार गए थे, बाबर क्या है विजय हो गए थे। बाबर क्या है विजय हो गए थे, और विजय होने के बाद 1526 में क्या है मुगल वंश की स्थापना की थी। तो क्लियर है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला भारत की कौन सी है। तो देखिए भारत की नहीं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, तो ये कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार जो है वो 3 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश में मिलता है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है इसका विस्तार कितने राज्यों में मिलता है, 3 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश में मिलता है। मुख्यतः पूछा जाता है, तो मुख्यतः जो विस्तार है वो राजस्थान में मिलता है। किस में मिलता है, राजस्थान में मिलता है। वैसे इसका विस्तार जो है गुजरात में भी मिलता है, मध्य प्रदेश में भी मिलता है। किस में मिलता है, गुजरात में भी मिलता है, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, हरियाणा है इसका विस्तार जो है किस में मिलता है, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान। तीसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका दिल्ली। अगर मुख्यतः पूछा जाए, अगर इस तरीके से ऑप्शन मुख्य पूछा जाए, क्वेश्चन में लिखा हो मुख्यतः विस्तार जो है वो कहां मिलता है, तो राजस्थान में अरावली पर्वत का विस्तार मिलता है। अब बात करते हैं अरावली पर्वत से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी चोटी पूछी जाती है। कौन सी पूछी जाती है, चोटी पूछी जाती है कि सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है इस पर्वत की, तो इसकी चोटी है वो गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर है, जो कहां स्थित है, ये माउंट आबू में। कहां स्थित है, माउंट आबू सिरोही में, सिरोही राजस्थान में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब बात करते हैं नवीनतम की, अगर सबसे नवीनतम पूछा जाए तो वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। प्राचीन पूछी जाए तो कौन सी है, अरावली, जिसका विस्तार जो है 3 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश में मिलता है। मुख्यतः विस्तार जो है वो राजस्थान राज्य में मिलता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, माउंट आबू गुरु शिखर चोटी है, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। और माउंट आबू से एक यह भी ध्यान रखिए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर पूछा जाता है।
भिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भी कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही स्थित है। ये जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? यानी गौतम बुद्ध जिसने प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया था, सारनाथ बिहार में दिया था, उस उपदेश को क्या कहा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसको कहा गया था धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन किसको कहा गया था? किस घटना को कहा गया था? यह भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन ऐसे भी। तो ये क्या है? गौतम बुद्ध द्वारा अपने ज्ञान के प्राप्त जो पहला उपदेश जो दिया था उसको क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। फिर देखिए दूसरा महाबनिष्क्रमण, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है अभी 14 जो अब 17 अप्रैल को परीक्षा लगी थी। तो महाबनिष्क्रमण जो है वो किस घटना को कहा जाता है? तो महाबनिष्क्रमण जो है वो गौतम बुद्ध की गृह त्याग, क्या है? गृह त्याग। गृह त्याग जो है वो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या है? गृह त्याग किया था। उस गृह त्याग घटना को क्या कहा गया? महाबनिष्क्रमण कहा गया है। फिर देखिए तीसरा, ये भी 3 घटनाएं थी, तीनों ही पूछी जाती है। महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जो है वो देखिए किस घटना को कहा गया? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को कहा गया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है, जिनकी 80 वर्ष की आयु में क्या है? मृत्यु हो गई थी। तो क्लियर है महाबनिष्क्रमण किसको कहा गया? गृह त्याग की घटना को। धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहा गया? तो पहले उपदेश को कहा गया था जो सारनाथ बिहार में दिया गया था। और महापरिनिर्वाण जो है किस घटना को कहा गया? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को जो है क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की सबसे बड़ी सतही सीमा किस देश के साथ लगती है? यानी भारत की जो है वो किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? किस देश के साथ जो है वो सबसे लंबी सीमा लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। लंबाई भी पूछी गई थी अभी परीक्षा में, तो लंबाई भी ध्यान रखिए कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर लगती है। सबसे लंबी सीमा लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है पूछा जा सकता है? तो कितने? 5 राज्यों के साथ इसकी क्या है? सीमा लगती है। लंबाई कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर की लंबाई रखती है। फिर बात करते हैं इस रेखा को क्या कहा जाता है? पूछा जा सकता है इस रेखा को क्या कहा जाता है? तो इस रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। पूछा जा सकता है रेड क्लिफ किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो यह ध्यान रखें भारत और पाकिस्तान के मध्य भी रेड क्लिफ है और बांग्लादेश और भारत के मध्य भी रेड क्लिफ रेखा। अब बात करते हैं न्यूनतम की या कम पूछा जा सकता है। सबसे कम जो है वो किस देश के साथ लगती है? तो सबसे कम अफगानिस्तान। किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर की। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर की। सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, जम्मू एंड कश्मीर के साथ लगती है। 106 किलोमीटर की लगती है। और इस रेखा को क्या कहा जाता है? तो डूरंड रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा कहा जाता है। यह भी ध्यान रखें, ठीक है। और भारत और चीन के मध्य मैक-मोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है? रेड क्लिफ। और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी है? रेड क्लिफ। और डूरंड रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान के मध्य सबसे न्यूनतम या सबसे कम सीमा बनाता है, सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ। कितनी सीमा बनाता है? तो 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है शिवाजी किस संत के शिष्य थे? यानी शिवाजी जो मराठा साम्राज्य के नींव डाली थी, मराठा साम्राज्य के शिवाजी जो थे किस संत के शिष्य? यह मान पूछा जा सकता है शिवाजी के जो है गुरु कौन थे? क्या है? गुरु या किसके शिष्य थे? तो ये रामदास के शिष्य थे। किसके थे? रामदास के ये शिष्य थे। यहां से बस इतना या इनका शिष्य पूछा जाता है या गुरु पूछा जाता है। और ये मराठा साम्राज्य थे। मराठा साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? तो छत्रपति शिवाजी ने डाली थी। छत्रपति की ने क्या है? उपाधि दी गई थी, तो इन्हें छत्रपति शिवाजी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या है? मराठा साम्राज्य क्या है? नींव डाली थी। और प्रत्येक साम्राज्य की राजधानी स्थापित की, अपनी अपनी राजधानी स्थापित की थी। राजधानी भी ज्यादा पूछी जाती है, तो राजधानी भी ध्यान रखें। तो छत्रपति शिवाजी ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की थी? तो एमपी के, वो कहां स्थापित की? रायगढ़ के अंदर। कहां स्थापित की थी? रायगढ़ के अंदर। रायगढ़ इनकी क्या है? राजधानी थी। और मराठा साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? तो शिवाजी
छत्रपति शिवाजी ने डाली थी। छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे या किसके ये शिष्य थे? तो रामदास के ये शिष्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है, या भारत की मानक समय रेखा जो है वो कितने डिग्री से होकर गुजरती है, या किस रेखा से निर्धारित किया गया है? तो देशांतर रेखा से निर्धारित है समय। आप सबको पता है देशांतर रेखा जो है वो समय को दर्शाती है। अक्षांश रेखा जो है वो किसी स्थान की क्या है, अस्थिति को दर्शाती है। समय और तिथि को क्या देशांतर रेखाएं दर्शाती है। तो कितने डिग्री पर लिया गया है? तो वो 82.5 डिग्री। भारत का समय जो निर्धारित किया गया है वो कितने डिग्री पर किया गया है? 82.5 डिग्री पर किया गया है। स्थान भी याद रखें इसके साथ, किस स्थान से निर्धारित किया गया है? तो मिर्जापुर इलाहाबाद जो है वो यूपी के अंदर स्थित है। यहां से क्या है, समय को भारत का क्या है, समय निर्धारित किया गया। कितने डिग्री से किया गया है? तो वो 82.5 डिग्री से निर्धारित किया गया। अब देखिए यहां से दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मानक समय रेखा पूछा जाता है। मानक समय रेखा या 82.5 डिग्री रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, या मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा से और मानक समय रेखा से राज्य पूछे जाते हैं कि निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है या नहीं गुजरती है। तो यह ध्यान रखें 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, दूसरा कौन सा है, मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा जो है उड़ीसा, और 5वां जो राज्य है वो है एपी, आंध्र प्रदेश कर लेना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भी होता है लेकिन आंध्र प्रदेश लिखा है, ठीक है। तो इन 5 राज्यों से होकर भारत की क्या है, मानक समय रेखा गुजरती है। भारत का मानक समय जो निर्धारित किया गया है वो 82.5 डिग्री से निर्धारित किया गया। स्थान कहां से किया गया है? तो मिर्जापुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश राज्य से क्या है, निर्धारित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आगे देखिए। भारत के पहले रक्षा मंत्री, डिफेंस मंत्री जो है, भारत के पहले डिफेंस मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह जो है भारत के क्या है, पहले जो क्या थे, रक्षा मंत्री या डिफेंस मंत्री थे। वर्तमान भी नोट कर लेना, मंत्री परिषद से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे वर्तमान से। तो राजनाथ सिंह जो क्या है, वर्तमान में क्या है, रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की? देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है उसको कब लागू किया गया, कब शुरू किया गया था? ये जन धन योजना जो थी ये 0 बैलेंस से डेबिट कार्ड वितरण करने की, खाता खोलने की धारक का क्या है, ये योजना थी। तो इसकी क्या है, शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है वो 28 अगस्त 2014 को की गई थी। कब की गई थी? 28 अगस्त 2014 को की गई थी। और नोट कर लेना घोषणा, इसकी घोषणा जो है वो 15 अगस्त को हुई थी। 15 अगस्त 2014 को क्या है, दिल्ली लाल किले से क्या है, इसकी घोषणा कर दी गई थी। और लागू इसको कब किया गया, घोषणा पूछा जाए तो कब है, 15 अगस्त 2014। लागू कब किया गया था? तो 28 अगस्त 2014 को क्या इसको लागू किया गया था। अब बात करते हैं लागू किसके द्वारा की गई थी? तो प्रधानमंत्री द्वारा, ये भी याद रखें, प्रधानमंत्री द्वारा क्या इसको लागू किया गया था। और कहां से लागू किया गया था? घोषणा जो की गई थी वो दिल्ली लाल किले से क्या है, इसकी घोषणा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के जो है नए मुख्यमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान जो 2023 में जो है अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे उसमें विजय हुए थे, तो हो सकता है पूछा जाए वर्तमान में कौन है। तो वो कौन है? सिद्धारमैया जो है वर्तमान में कर्नाटक राज्य के क्या है, नए सीएम यानी मुख्यमंत्री हैं। और ये किस पार्टी से है? तो कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से क्या है, ये विजय हुए थे 135 सीटों से। कितने? 135 सीटों से क्या है, विजय हुए थे, ये ध्यान रखें, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से। और अब हाल ही में, क्योंकि वर्तमान से अभी सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल से क्वेश्चन पूछे गए थे, राज्यपाल से या मुख्यमंत्री से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, धातु किस रूप में पाया जाता है? सॉरी, ए धातु है, ठीक है, ए धातु कर लेना। ए धातु है वो किस किस रूप में पाए जाते हैं? तो ए धातु जो है
वो ठोस में भी पाए जाते हैं, द्रव में भी पाए जाते हैं और गैस अवस्था में, तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा। अब देखिए बात एक एक उदाहरण पे बात करते हैं। ठोस अवस्था में कौन से अधातु, धातु नहीं पूछा गया, अधातु पूछा गया, तो ठोस में जो है वो कार्बन, ठोस में जो अधातु जो होता है वो कार्बन पाया जाता है। उदाहरण के लिए द्रव में अगर बात करें तो ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है ये क्या है, अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और गैस अवस्था में जो है वो O2 हो गया, H2 हो गया, ये सभी क्या है, गैसें जो है अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है या किसके द्वारा निकलता है? तो स्रावित होता है, निकलता है, तो इंसुलिन जो है वो किस ग्रंथि से निकलता है, कौन सी ग्रंथि जो है इसको स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि जो है इंसुलिन को क्या है, स्रावित करते हैं। इसी क्वेश्चन को देखिए भाषा बदलकर कैसे पूछा जा सकता है, अग्नाशय ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, कौन सा जो है हार्मोन जो स्रावित करती है, तो वो कौन सा करती है, इंसुलिन करती है। इंसुलिन जो क्या है एक हार्मोन है, इंसुलिन क्या है एक हार्मोन है। कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि करती है। पूछा जा सकता है अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है, तो ऑप्शन में इंसुलिन हो। तो इसी क्वेश्चन को दूसरी भाषा में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। देखिए अम्लीय वर्षा जो सान्द्रता जो होती है, देखिए पीएच मान जो होता है वो 0 से लेकर 14 होता है। 7 जो पीएच मान होता है वो उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन होता है। और 7 से अधिक जो होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। और 7 से जो कम होता है वो अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। तो देखिए अम्लीय वर्षा जो होती है वो 7 पीएच मान से सबसे पहले तो कम होती है। फिर पूछा गया पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान 5.5 होता है। तो इसको बोल सकते हैं हल्का अम्लीय। क्या होता है, अम्लीय वर्षा जो होती है वो हल्का अम्लीय होता है, तो जिसका पीएच मान कितना होता है 5.5 होता है। ठीक है। शुद्ध जल का भी ध्यान रखें, शुद्ध जल जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। और उदासीन की सांद्रता कितनी होती है, पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, 7 पीएच मान की सांद्रता जो होती है वो ना अम्लीय होती ना क्षारीय होती, तो वो उदासीन होती है। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है वो 7 होता है। और अम्लीय वर्षा जो है वो कितने पीएच मान होता है, तो 5.5 पीएच मान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो किसने दिया या किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाए आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था, आइंस्टीन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डर्मेटोलॉजी में जो है वो हमारे शरीर के किस अंग का जो है वो अध्ययन किया जाता है? तो डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है, त्वचा का अध्ययन जो है किसमें किया जा सकता है, किया जाता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, या डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो त्वचा का अध्ययन किया जाता है। और किडनी का काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा जाता है, तो नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो किडनी का अध्ययन किया जाता है। या किडनी का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। फिर हृदय का पूछा जाता है, हार्ट का, तो दिल का या हार्ट का जो है, हृदय का जो है किसमें अध्ययन किया जाता है, तो कार्डियोग्राफी में। किसमें, कार्डियोग्राफी में, कार्डियोलॉजी सॉरी, कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, हृदय का। त्वचा में, त्वचा का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो डर्मेटोलॉजी में किया जाता है। और किडनी का जो है वो नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, मरकरी का संकेत है। देखिए मरकरी जो है वो पारा को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, पारा को कहा जाता है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में, ये लिख देता हूं द्रव। अब हमने पढ़ा था द्रव अवस्था में अधातु कौन सी पाई जाती है, तो वो ब्रोमियम। और द्रव अवस्था में धातु कौन सी पाई जाती है, तो वो पारा पाई जाती है, जिसको क्या है, मरकरी कहा जाता है। तो इसका संकेत पूछा गया है, तो इसका संकेत जो है वो Hg होता है। क्या होता है, Hg होता है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें, Au जो है, Au जो है वो किसका संकेत होता है, Pb जो है वो किसका संकेत होता है, और Ag जो है वो किसका संकेत होता है। तो Ag जो है वो चांदी का संकेत होता है। किसका होता है, चांदी का संकेत होता है। Pb जो होता है वो लेड का होता है। किसका है, लेड या सीसा। और Au जो है वो सोने का होता है। किसका होता है, सोने का संकेत होता है। क्या होता है, सोने का संकेत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आंख की रेटिना, आंख की रेटिना जो हमारे आंख की जो रेटिना होती है जिस पर प्रतिबिंब बनता है,
पर बना प्रतिबिंब होता है, जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या है, वास्तविकता पूछी गई है कि किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वो बनता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हमारे रेटिना पर जो है कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और यहां से एक पूछा जाता है आंख का लेंस, आंख का लेंस जो है वो किसे कहा जाता है। देखिए वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो है वो उत्तल लेंस में बनता है। किस में बनता है, उत्तल लेंस में बनता है। तो आंख किस लेंस के भांति कार्य करती है, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उत्तल लेंस के भांति कार्य करती है, क्योंकि इस पे जो प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल लेंस द्वारा भी क्या है, उल्टा और क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, लिटमस किस से प्राप्त होता है। लिटमस जो है वो किस से प्राप्त होता है, तो लिटमस जो है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। और यह भी ध्यान रखें, लाइकेन जो है वो पौधा है, क्या है, पौधे हैं या पौधा। ऑप्शन में आपको पूछ लिया जाए, ये इस तरीके से ऑप्शन ना दियो, इस तरीके से दिया लकड़ी पौधा जो है इस तरीके से ऑप्शन हो, तो लाइकेन जो एक पौधा होता है। तो लिटमस जो है वो प्राप्त किससे होता है, लाइकेन से होता है, लाइकेन पौधे से होता है। अब बात करते हैं कि लिटमस, लाइकेन लिटमस जो है इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य जो होता है अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार की सांद्रता या जो उनका अंतर जानने का जो संकेत जो प्रदान जो होता है वो लाइकेन से ही होता है। सांद्रता जानने के लिए जो है वो लाइकेन पौधे का क्या है, प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आज के सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन है। सॉरी, आगे एक क्वेश्चन और है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रजनन शक्ति जो है में किसकी कमी, प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के कारण होती है। यानी प्रजनन की शक्ति जो है वो सबसे ज्यादा महिला में होती है, तो प्रजनन की शक्ति जो है किस विटामिन की कमी के कारण क्या है, बढ़ती है, तो विटामिन ई के कारण। किसके कारण, विटामिन ई के कारण। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। तो ये, और बाकी आप सबको पता ही है, विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है जो आंख के से रिलेटेड है, और विटामिन सी से शक्कर भी रोग होता है, जो हमारे मसूड़ों को क्या है, खून आने की जो बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से। और डी से जो है रिकेटस रोग होता है, जो हमारी हड्डियों को क्या है, कमजोर करता है। तो क्लियर है, प्रजनन शक्ति की जो कमी, क्षमता में जो कमी होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ई की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल से बर्फ बनना परिवर्तन है। जल से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है। परिवर्तन से लेकर सभी रासायनिक भौतिक परिवर्तन की जितनी डेफिनेशन थी, सभी प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था इनका। तो जल से बर्फ बनने का परिवर्तन जो होता है वो कौन सा होता है, भौतिक होता है या रासायनिक। तो इसका सही आंसर हो जाए भौतिक परिवर्तन होता है। कौन सा होता है, भौतिक परिवर्तन। और सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक उदाहरण पूछा गया था इसका, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। देखिए आगे आप ये भी ध्यान के, मोम का पिघलना पूछा गया था, तो ये भौतिक परिवर्तन है। जल का बर्फ बनना या बर्फ से जल बनना जो है, या जल से वाष्प बनना या वाष्प क्या है, जल बनना, ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन होते हैं। कोई भी पदार्थ जो है वो अपनी एक अवस्था से है, दोबारा उसी अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, तो एक ही अवस्था में बार बार रोटेट करना, उसी अवस्था में ज्यादा निर्माण करना, वो भौतिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। जैसे मोम का पिघलना, मोम पिघलने के बाद दोबारा उसको मोम बनाया जाता है, तो ये भौतिक परिवर्तन के अंदर। रासायनिक परिवर्तन के अंदर जो एक पदार्थ जो है वो दोबारा दूसरी अवस्था में प्रदान होता है, वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल के लिए लकड़ी का जलना या दूध का फटना जो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ये ध्यान रखिए कंफ्यूजन के लिए, मोम का पिघलना एक मोम का जलना। देखिए मोम का पिघलना पूछा जाए तो भौतिक परिवर्तन होता है, मोम का जलना पूछा जाए तो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आज के सेक्शन का ये अंतिम क्वेश्चन कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। हमारी इसी तरीके से क्या है, कंटिन्यू क्लासेस चलेगी, साथ साथ में मॉडल पेपर भी चलते रहेंगे, और जल्द ही हम क्या है, लाइव क्लासें भी शुरू कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और हमारे सेडा क्लासेस परिवार का सदस्य बनना ना भूलें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेक्शन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।